हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और लास्ट पार्ट में हमने बैंकिंग वाला चैप्टर वन शॉट वीडियो में ख़त्म किया था। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 7। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अब तक जितनी वीडियोस बनाई है मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो मिल जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इंस्टाग्राम मेरी आईडी मिल जाएगी इंस्टाग्राम की, वहाँ जाके प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप उस लिंक पर जाके उस चैनल को फॉलो करके वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे आपको। प्लस मैंने आपका क्लास 12th का बैच स्टार्ट किया है, लाइव पेड बैच, जिसमें आप अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस का क्लास ले सकते हो, ग्रुप वाइज भी और पर्सनल भी। उसकी फीस वगैरह क्या है वो सब आप मेरे को व्हाट्सएप करके जान ले सकते हो। कंसेप्ट ऑफ एडी, एग्रीगेट डिमांड। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये सारे कंसेप्ट आपको मालूम आने चाहिए अगर आप एडी के कंसेप्ट समझना चाहते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। AD does not refer to the demand for any particular goods in the market. It refer to demand for all goods and services in the economy. AD किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की डिमांड नहीं है, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है AD. AD is often measure for the period of an accounting year, so it is a flow concept. ये एक साल के दौरान कितना किया गया है उसमें मेजर किया जाता है, तो ये एक फ्लो कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट नहीं है। AD can be measured with reference to general price level in the economy या reference to level of income of the people. If AD is related to the general price level, we shall find negative relationship between price level and AD. अगर AD को जनरल प्राइस लेवल से मेजर किया गया है तो हम लोग नेगेटिव रिलेशन पाएंगे प्राइस का और AD का, सो दैट AD कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो AD का कर्व क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। अगर इसका हम लेवल ऑफ इनकम से पाएंगे तो वो पॉजिटिव रिलेशन होगा और AD का जो कर्व होगा वो अपवर्ड होगा। अब फोर्थ पॉइंट है, एट द लेवल 2+2 वी स्टडी AD इन रिलेशन टू द लेवल ऑफ इनकम। क्लास 12 में हम AD को पढ़ेंगे लेवल ऑफ इनकम के हिसाब से, तो AD बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। AD is measured not as the sum total of physical quantity of goods and services in the economy. In fact, it is not possible to do so. AD is always measured in terms of total expenditure on the goods and services. हम एक साल के अंदर जितने भी हमारे हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये चारों सेक्टर ये आने वाले एक साल में फाइनल गुड्स पर खरीदने पर कितना खर्चा करने वाले हैं, इसके टोटल को हम कहते हैं AD। AD एक डिजायर डिमांड होती है, प्लान डिमांड होती है। तो इकोनॉमिक्स में जब हम किसी कुछ सोचते हैं, प्लान कर रहे हैं, तो उसे हम एक्स एंट के नाम से जानते हैं, और जब वो एक्चुअल में हो जाती है तो हम उसे एक्स पोस्ट के नाम से जानते हैं। तो AD इज ऑलवेज मेजर एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड और व्हाट प्लान टू स्पेंड, यानी कि लोग क्या खर्च करना चाहते हैं या क्या खर्च करने की सोच रहे हैं। नेवर इंटरप्ट AD एज व्हाट पीपल एक्चुअली स्पेंड ऑफ द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि क्या है ये? AD is the sum total of expenditure that the people plan to incur on the purchase of goods and services produced in the economy. AD एक टोटल है जो लोग खर्च करने की सोच रहे हैं, किस पर? गुड्स एंड सर्विस पर आने वाले एक साल में, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब यहाँ पर डिड यू नो में देखिए, AD is never zero even when income is equal to zero because some expenditure is always essential for survival. AD कभी भी जीरो नहीं हो सकता भले ही आपकी इनकम जीरो हो, क्योंकि कुछ ना कुछ खर्चा सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। दिस इज इनकर्ड इवन व्हेन इनकम इज जीरो। जब इनकम जीरो है तब भी हम कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड करेंगे, या तो हमारी सेविंग में से या हम किसी से उधार लेंगे। तो बिहेवियर क्या है AD शेड्यूल का? Since AD is measured in terms of aggregate expenditure on the purchase of goods and services in the economy, behavior of AD is situated in terms of behavior of aggregate expenditure at different level. AD एग्रीगेट डिमांड में हम AD को मेजर किससे करते हैं? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से। कितना खर्चा किया गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने पर, उसको देखते हैं। तो हम AD को AE भी कह सकते हैं, यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं और प्लान एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर AD शेड्यूल दे रखा है, ये इनकम दे रखी है 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, और ये आपको AD दे रखा है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे इनकम 0 है और AD 30 है। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन या मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, जहाँ पर इनकम के 0 होने के बाद भी कुछ ना कुछ AD जरूर होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें कंजप्शन के लिए चाहिए। क्या कह रहा है पॉइंट? देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम ऑफ लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी इवन व्हेन y इज इक्वल टू 0, थस AD इज इक्वल टू 30 व्हेन y इज इक्वल टू 0। y 0 है, AD क्या है? 30 है। इसका रीजन सिंपल है, यू मस्ट इनकर सम एक्सपेंडिचर टू बाय गुड्स फॉर योर सर्वाइवल। आप हमेशा
अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे, भले ही आपकी इनकम जीरो हो। और इसकी वजह से क्या होगा, ये 30 कहाँ से करे गए होंगे, सेविंग में से, यानी कि आपकी इसकी वजह से सेविंग क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, नेगेटिव सेविंग। एडी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम कम होगी, एडी कम होगा, यानी कि एडी का और इनकम का एक पॉजिटिव रिलेशन है। After a certain level of y is reached, AD lag behind y. Thus, when y is equal to 60, AD is equal to 45. Likewise, when y 80, AD is equal to 50. This happens because high level of income people start saving of part of their income. यहाँ देखिए इनकम 80 है और खर्च किया है 50, यहाँ 100 है, खर्च किया है 55, यहाँ 120 है, खर्च किया है 60। तो ये बचा हुआ पोर्शन कहाँ जा रहा है, हमारी सेविंग में से, सेविंग में जा रहा है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ने लग जाएगी वैसे वैसे इंसान क्या करना स्टार्ट कर देगा, सेविंग करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे एक कर्व दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस पर इनकम लिया है, वाई एक्सिस पर एडी लिया है। इनकम हमारी क्या थी, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। 0 पर हमारा खर्चा कितना था, 30 था। इस पॉइंट को उन्होंने सी प्लस आई दिखाया है। सी प्लस आई का मतलब जहाँ पर हमारा कुछ ना कुछ कंजप्शन ज़रूर होगा, उस पॉइंट को हमें यहाँ पे दिखाया है। AD start from 30 on the y-axis. It suggests minimum level of expenditure on expenditure which is independent of the level of income. AD start ही होता है 30 से, जहाँ पे इनकम हमारी 0 होती है, यानी कुछ ना कुछ हम कंजप्शन जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो AD इक्वल टू y था, AD ग्रेटर देन y था। दिस इज बिकॉज द इम्पैक्ट ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ AD, ठीक है ना। तो AD शेड्यूल आपका क्या है, एक टेबल है जो कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को दिखाता है अलग अलग इनकम पर। इनकम कुछ नहीं होगी तब भी हमारा कुछ ना कुछ AD जरूर होगा। अब ये जो AD होता है इसके कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ AD। कंपोनेंट्स ऑफ AD आर डिस्कस रेफरेंस टू क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। दो तरीके की इकोनॉमी होती है, एक हमारी क्लोज इकोनॉमी और एक हमारी ओपन इकोनॉमी। कंपोनेंट्स ऑफ AD ना क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है, क्लोज इकोनॉमी में 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी होते हैं। 2 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर होता है और प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी। हाउस होल्ड परचेज करता है गुड्स कंजप्शन के लिए, वो खर्चा हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है। प्रोड्यूसर खर्च करता है, देखो जो खर्चा फाइनल गुड्स पर कंज्यूमर कर रहा है उस खर्चे को हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सी से डिनोट करते हैं। यहाँ देखिए जो खर्चा प्रोड्यूसर कर रहा है फाइनल गुड्स पर उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं और यहाँ आई से डिनोट करते हैं। अब मैंने आपको बताया था AD इक्वल टू 4 सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हाउस होल्ड के लिए C, प्रोड्यूसर के लिए I, गवर्नमेंट के लिए G और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए X माइनस M, यानी विदेश से। अब ये क्लोज इकोनॉमी है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब है कि हम बाहर से कोई भी गुड्स सेल परचेज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 3 चीज बची, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट। तो अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी है तो C प्लस I किया जाएगा, 3 सेक्टर इकोनॉमी है तो C प्लस I प्लस G किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में क्या आता है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। The government makes collective consumption expenditure. It refers to public consumption expenditure or consumption expenditure on behalf of the society as a whole. मतलब कि सबका खर्चा लेके चलना। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फूड एंड क्लॉथ्स फॉर द डिफेंस फोर्सेज। गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया है डिफेंस फोर्सेज के खाने कपड़ों के लिए, वो खर्चा। ऑल्सो द गवर्नमेंट मेक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सच एज एक्सपेंडिचर ऑन रोड एंड ब्रिज। यानी गवर्नमेंट जो है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी करती है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है, इसीलिए उसे कलेक्टिव कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो गवर्नमेंट जो है हमारी वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी करती है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है, जिसको हम G से नोट करते हैं। तो 3 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, 3 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में C प्लस I प्लस G। अब ओपन इकोनॉमी में क्या हुआ, ओपन इकोनॉमी में कोई बाउंडेशन नहीं है। एंड ओपन इकोनॉमी इंक्लूड 4 सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Rest of the world sector generate demand for our goods and service in term of export, thus export add to AD in the domestic economy. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है, वो डिमांड जनरेट करती है हमारे गुड्स एंड सर्विस की, अगर हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करेंगे तो वो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में ऐड होगा AD में। बट वी ऑल्सो मेक इम्पोर्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और हम इम्पोर्ट भी करते हैं। तो हम इसको ठीक निकालने के लिए एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करते हैं। वाइल एक्सपोर्ट इंक्रीज AD, इम्पोर्ट डिक्रीज। जब हमारा एक्सपोर्ट AD को इंक्रीज करता है, इम्पोर्ट AD को डिक्रीज करता है। और अगर आपको नेट वैल्यू निकालनी है तो हम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर AD का फॉर्मूला बन गया AD इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब एग्रीगेट सप्लाई का कंसेप्ट क्या है, AS एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर।
एग्रीगेट प्रोडक्शन जो हमारा प्रोड्यूसर है उसने जो प्लान किया था कि एक साल के अंदर गुड्स एंड सर्विस को बनाने में कितना खर्चा किया जाएगा, उससे हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। इट इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर गुड्स एंड सर्विस का कितना फ्लो क्रिएट करना है, उसे भी हम कह सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई। वी नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इम्प्लाई वैल्यू एडिशन एंड वैल्यू एडिशन इम्प्लाई इनकम जनरेशन। हमें मालूम है कि जब हम प्रोडक्शन करेंगे गुड्स एंड सर्विस का, उससे वैल्यू ऐड होगी, वैल्यू ऐड से हमारी इनकम जनरेट होगी। आवर नॉलेज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग टेल्स अस दैट वैल्यू ऐड एंड इनकम जनरेट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। हमारी नेशनल इनकम की जो नॉलेज है उसने बताया है कि जो वैल्यू ऐड है और इनकम जनरेट है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल है। इसीलिए ए एस इम्प्लाइज करता है इकोनॉमी में ए एस एंड वाई दोनों का, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम, देयरफॉर कैन बी ट्रीटेड एज आइडेंटिकल टू ईच अदर। इसीलिए इन दोनों को एक जैसा ट्रीट करा जाता है। अब इसका भी शेड्यूल देख लीजिए। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है इट नीड एम्फसाइज दैट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम एएस रेफर टू प्लांट प्रोडक्शन और डिजायर प्रोडक्शन। एडी जब हमारा प्लांट एक्सपेंडिचर था तो ये हमारा प्लांट प्रोडक्शन है या डिजायर प्रोडक्शन है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट डज नॉट रेफर टू एक्चुअल आउटपुट। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारा प्रोड्यूसर एक साल के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विस को बनाने पर खर्चा करने की सोच रहा है, प्लान नहीं है, वो सोच रहा है, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। डिजायर प्रोडक्शन इज व्हाट द प्रोड्यूसर डिजायर टू प्रोड्यूस और प्लान टू प्रोड्यूस। जैसे हम यहाँ पे आपको एएस का शेड्यूल दे रखा है, इनकम बढ़ रही है, एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ रही है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है पॉइंट, आइडेंटिटी बिटवीन वाई एंड एस शो दैट द प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी आर रेडी टू सप्लाई ऑल दैट दे विश टू प्रोड्यूस। भाई जितना इंसान बनाता है वो सारा का सारा बेचना चाहता है। वाई डू द प्रोड्यूसर विश टू सेल सप्लाई ऑल दे विश टू प्रोड्यूस। भाई जितना उसने प्रोड्यूस करा सारा का सारा वो क्यों बेचना चाहेगा, दिस इज बिकॉज देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। अकॉर्डिंगली वेन एवर देयर इज अ राइज इन डिमांड द प्रोड्यूसर रेस्पॉन्ड टू इट बाय प्लानिंग एन इक्वलाइज सप्लाई। इसलिए क्योंकि हमेशा हमारी इकोनॉमी में एक एक्सेस कैपेसिटी होती है, अगर हमारी डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई बढ़ा देगा, प्रोडक्शन बढ़ा देगा। नोट दैट अ प्रपोर्शन इंक्रीज इन एएस लीड्स टू अ कंस्टेंट प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी सो दैट प्राइस हैज नो रोल टू प्ले एज अ डिटरमिनेंट ऑफ एएस। आपकी एएस इंक्रीज होती है उससे हमारी जो प्राइस लेवल है उसमें कोई भी कांस्टेंट चेंज ही रहेगा, इसीलिए जो हमारी प्राइस होती है वो कोई भी रोल प्ले नहीं करती एएस में। तीसरा, वाई शुड बी प्रिज्यूम दैट देयर इज एक्सेस कैपेसिटी। कभी कभी हमारा क्या होता है, कभी कभी कम भी हो सकती है। हम क्यों सोचे कि हमेशा हमारी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है। Keynes made this basic assumption because he was dealing the economy facing several unemployment in the wake of Great Depression। जो हमारा ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 में, उसमें उन्होंने अपना एक एस्टिमेशन लगाया है कि जो इकोनॉमी होती है उसमें हमेशा एक्सेस कैपेसिटी होती है क्योंकि डिमांड की कमी की वजह से। तो यहाँ पर ए एस विद वाई को लिया गया है। द अबव डायग्राम shows that AS and Y are equal to each other, therefore AS is indicated by a 45-degree line from the origin। उसके बाद है हमारा कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन हमारा क्या है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। हायर इनकम लीड्स टू हायर कंजप्शन। जो एक रिलेशनशिप है कंजप्शन का इनकम में, उसको हम कहते हैं कंजप्शन फंक्शन। इनकम बढ़ेगी कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम कम होगी कंजप्शन कम होगा। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। इट रिवील्स द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर विद रेस्पेक्ट टू द इनकम। इनकम के हिसाब से हमारा जो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है वो कैसा है वो बताता है। स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू वाई, द इकोनॉमिस्ट्स हैव आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल सिग्निफिकेंस। इनके बिहेवियर को देखते हुए जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कुछ चीज़ें पता लगाई हैं जो अभी हम पढ़ रहे थे कि देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी। भले ही हमारी इनकम जीरो हो तब भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होगा और जिसे हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो सेविंग है वो नेगेटिव चली जाती है। मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमारी इनकम जीरो है, कंजप्शन 20 है, यानी कि इनकम के जीरो होने पर भी कुछ ना कुछ कंजप्शन, इससे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। और ये 20 हमने कहाँ से किया, सेविंग में से, जिसकी वजह से हमारी सेविंग क्या चली गई, माइनस में चली गई। इसकी वजह से हमारी सेविंग क्या चली गई, माइनस में चली गई। उसके बाद कह रहा है कंजप्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम, राइज इन वाई कॉज अ राइज इन कंजप्शन एंड वाइस वर्सा। कंजप्शन पॉजिटिवली रिलेट करता है इनकम से, इनकम बढ़ेगी कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम कम होगी कंजप्शन कम होगा।
The entire increase in Y during a particular period is not converted into consumption. A part of it saved as well. सारी की सारी जो इनकम बढ़ रही है उसको सारा का सारा कंजप्शन के लिए नहीं रखा जाएगा, उसमें से कुछ पार्ट सेविंग के लिए भी रखा जाएगा। तो अगर आपकी कंजप्शन बढ़ेगा, सॉरी इनकम बढ़ेगी, तो कंजप्शन भी बढ़ेगा और सेविंग भी बढ़ेगी। ये ऑब्जर्वेशन आपसे क्या कह रहा है, 20, यानी कि जहाँ पे हमारी इनकम जीरो थी, कंजप्शन कुछ ना कुछ था, उसे हम कहते हैं मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, जिसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन भी कहते हैं। सी बढ़ेगा यानी कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, तो इनमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। द रेट एट विच सी इंक्रीजेज इज लोअर देन द रेट एट विच इनकम जिस रेट से बढ़ेगी उस रेट से कंजप्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कुछ हिस्सा हमारा सेविंग में भी जाएगा। यहाँ पर ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, ये इनकम है, ये हमारी कंजप्शन है, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे इनकम भी जीरो थी और कंजप्शन भी जीरो था, उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ना ही कुछ सेव हो रहा है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है, जितना इनकम आ रहा है उतनी ही कंजप्शन हो रहा है। तो इसको हमने कैसे बनाया, इनकम हमारी जब जीरो थी तो हमारा बी ये 20 था ऑटोनोमस कंजप्शन, इनकम हमारी 50 थी तो कंजप्शन 60 था, यानी उससे और ज़्यादा। अब इनकम 100 थी और कंजप्शन भी 100 था, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है भाई, ये जो हमने बात करी अभी, consumption is measured on y-axis and income in x-axis. A line making an angle of 45 degree and shooting from the origin drawn as a line of reference. It indicates the equality between consumption and income. वो बताता है कि consumption and income में क्या equality है। C line represent consumption function indicate the behavior of C with respect to y. C line represent कर रही है consumption function को, जिससे हम indicate कर सकते हैं MPC के हिसाब से। सी लाइन स्टार्ट फ्रॉम 20, इट इज़ द मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। जो सी लाइन है वो स्टार्ट हुई थी 20 से, जो कि एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन था। सी लाइन एक पॉजिटिव स्लोप थी, वो अपवर्ड बढ़ रही थी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि इंडिकेट करता है कि सी का एक पॉजिटिव रिलेशन है किससे, इनकम से। और जो हमारी सी लाइन है उसको हम एमपीसी भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम यहाँ से करेंगे स्लोप ऑफ सी लाइन से। वीडियो में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बेटा कमेंट बताइएगा या व्हाट्सअप करेगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।